अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस में 25 सिविलियन मुल्जिमान को मिलने वाली सजाओं पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तशवीश से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आने का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें अब यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का इजाफा हो गया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने फ़ौजी अदालतों से मिलने वाली इन सज़ाओं पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और साथ ही ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। इसके साथ साथ बरतानवी हुकूमत ने भी 9 मई मुकदमात में 25 सिविलियंस को मिलने वाली सज़ाओं पर रद्द-ए-अमल दिया है और यह मौक़िफ़ अपनाया है कि फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस की सज़ाओं में शफाफियत और आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान होता है, जिससे मुनसिफाना समात के हक़ को नुकसान पहुँचता है। फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को 9 मई मुकदमात में सज़ाओं पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल तो अपनी जगह, मगर अब 9 मई वाक़यात के ट्रायल का जनवरी 2020 में कैपिटल हिल हमले के ट्रायल के साथ बाकायदा मवाजना किया जा रहा है और इसकी आखिर वजह क्या है, ये आपको हम आज बताएंगे। 19 नवंबर 2019 को ट्रंप ने ट्विटर पैगाम में कहा, 6 जनवरी को डीसी में बड़ा एहतजाज है, वहां आएं। जिसके बाद 6 जनवरी को एहतजाज के बजाय लोग कैपिटल हिल में घुस गए और तोड़-फोड़ की। इसे सिक्योरिटी की नाकामी भी कहा जाता रहा और इस वाक़े के बाद 1400 से ज़ायद अफराद पर इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें से अभी तक 750 से ज़ायद अफराद को सज़ा सुनाई जा चुकी है। इन सज़ाओं में 10 दिन कैद से लेकर 18 साल कैद तक की सज़ा शामिल है, जबकि कुछ अफराद को बरी भी किया गया। 9 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान कोर कमांडर हाउस और GHQ में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद 103 अफराद के खिलाफ मुकदमात कायम हुए और पार्लियामेंट की एक करारदाद की मंजूरी के बाद इनका ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। हाल ही में 25 मुल्जिमान को सज़ा हुई बामुशक्कत और जिनमें 2 साल कैद से लेकर 10 साल कैद तक की सज़ाएँ शामिल हैं। कैपिटल हिल और 9 मई वाक़यात में मुल्जिमान को सज़ाएं सुनाने के अमल में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया, जो कि अब हम आपके सामने रखने लगे हैं। अमेरिका में कैपिटल हिल के हर मुल्जिम का ट्रायल ओपन कोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्जिमान को वकील सफ़ाई की सहूलत मुयसर थी। मुल्जिमान को खुद अपनी सफ़ाई में बात करने की इजाज़त दी गई थी। ट्रायल की तमाम कार्रवाई मीडिया में रिपोर्ट होती रही और मरकज़ी मुल्जिम और जज का मुकालमा भी काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना रहा, जब स्टुअर्ट रोड्स को बगावत की साजिश और कैपिटल हिल पर हमले से मुतल्लिक़ दूसरे जराइम के इल्ज़ाम में 18 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, तो रोड्स ने अदालत में इसरार किया कि वो एक सियासी कैदी है, जिस पर जज ने मुखातिब करते हुए रोड्स को ये कहा कि मिस्टर रोड्स, ये वाज़ेह है कि आप कई दिहाइयों से चाहते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत तशद्दुद में बदल जाए। ताहम 9 मई के वाक़यात का ओपन ट्रायल नहीं हुआ और फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ ट्रायल कैसे चलता रहा, इस बारे में किसी को इल्म नहीं है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 9 मई के मुल्जिमान के मुकदमे का जो ट्रायल है वो मिलिट्री अदालत या मिलिट्री कोर्ट्स में करने के लिए करारदाद मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत ने इन अफराद का मुकदमा मिलिट्री ट्रायल्स में मिलिट्री कोर्ट्स में भेजने की मंजूरी दी। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई दरखास्तें दायर हुईं, जिनकी समाअत के दौरान अक्टूबर 2023 में जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी करते हुए ये कहा था कि आम शहरियों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में न चलाने से मुतल्लिक फैसला मुत्तफ़िका है और सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल की इजाज़त देने वाली आर्मी एक्ट में मौजूद शिक 21D ही कलअदम करार दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी गई थी कि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम 103 गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त या इसके अलावा भी अगर कोई आम शहरी इन वाक़यात में किसी भी तरह से मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। अदालत ने करार दिया था कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात आम फौजदारी अदालतों के सामने चलाए जाएंगे। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया था और बाद अज़ा 6 जजेज़ के बेंच ने 13 दिसंबर 2023 को ये फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल कर दिया था। अप्रैल 2024 में 9 मई के वाक़यात में जिन 103 अफराद के मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल करने के बाद फ़ौजी अदालतों में भिजवाए गए थे, उनमें से 20 अफराद को सज़ा मुकम्मल होने के बाद रिहा भी कर दिया गया था। अप्रैल में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा तहरीरी जवाब में बताया था कि 9 और 10 मई के वाक़यात में सज़ा पाने वाले 20 अफराद को रिहा कर दिया गया है। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि रिहा किए गए अफराद फ़ौज की हिरासत में थे और ये वो लोग थे जो कम दर्जे की कानूनी खिलाफ वर्जी और जुर्म में मुलव्विस थे। इन मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट से 1-1 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई थी। ये अफराद 9 से 10 माह की सज़ा काट चुके थे और इनको सज़ा मुकम्मल होने से कबल ही रिहा कर दिया गया था। दिसंबर 2024 पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने फ़ौजी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में से 85 मुल्ज़िमान के फ़ैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी, जिसके बाद 21 दिसंबर 2024 को फ़ौजी अदालतों से 25 अफराद को सज़ा सुनाई गई।
यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि यूरोपीय यूनियन की नज़र में इन फैसलों को इन जिम्मेदारियों से मुतसादम समझा जाता है जो कि पाकिस्तान ने शहरी और सियासी हुकूक की बैनुल-अक़वामी मुआहिदे ICCPR के तहत कबूल किए हुए हैं। ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को अदालत में मुनसिफाना और अवामी मुकदमे की समाअत का हक हासिल है जो आज़ाद, गैर जानिबदार और अहल हो और उसे मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल हो। इसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि फौजदारी मुकदमे में जो भी फैसला दिया गया है उसे आम भी किया जाएगा, यानी कि उसको पब्लिक किया जाएगा। PTI के कारकुनों को फौजी अदालतों से सज़ा मिलने के बाद नई बहस शुरू हुई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन सज़ाओं को कलअदम करार दे सकती है। माजी में पाकिस्तान की आला अदालतें फौजी अदालतों के फैसलों को मुअत्तल करने के बाद खुद भी मुअत्तल हो चुकी हैं। 1980 की दिहाई के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो 1980 में पंजगूर के 10 अफराद को फौजी अदालतों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद अज़ां बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। हाई कोर्ट में जब इन सज़ाओं के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हो रही थी तो जनरल ज़ियाउल हक ने हुक्मनामा जारी किया था कि कोई सिविल अदालत फौजी अदालत के फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। इस फौजी हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो जनरल ज़िया ने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को भी मुअत्तल कर दिया और एक नया PCO जारी किया और जजेस ने फौजी अफसरान के सामने हलफ लिया था। इसी तरह जुलाई 2020 में पेशावर हाई कोर्ट ने 196 अफराद की सज़ाएं कलअदम करार देते हुए उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का तरीक़ाकार, ऐसे ट्रायल्स में शफाफियत की कमी की बात क्यों होती है, क्या ऐसे लोगों को, ऐसे मुल्ज़िमान को वकील सफ़ाई मैसर होता है, और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के इन ट्रायल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद इस इशू को इंटरनेशनल लॉ के तनाजुर में कैसे देखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मरूफ तज्ज़ियाकार, दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और साथ ही साथ नाजरीन, हमें पाकिस्तान के मारूफ माहिर कानून असद भट्ट साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि अगर ये मिलिट्री ट्रायल किसी सिविलियन का होता है किसी मुकदमे में, तो उसके हवाले से हमारे कानूनी, जो हमारे आइन की शिकें हैं या जो हमारे कानूनी लीगल पहलू हैं वो क्या हैं। बहुत अब लोगों का ये भी इसमें आर्ग्यूमेंट है कि भाई सिविलियन अदालतें इतना डिले करती हैं और सिविलियन अदालतें शायद मामलात को संजीदगी से नहीं लेती हैं, तो इस वजह से मिलिट्री ट्रायल करना पड़ा। बहुत शुक्रिया जो आपका आपने मदऊ किया। बात ये कि कानून में गिनवाने पे आऊँ तो बेशुमार हैं। अगर आप इंटरनेशनल किसी कानून की बात करें तो उसके अंदर सरे 10 इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आता है। फिर इस तरह से इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सोशल एंड कल्चरल राइट आता है। तो BCO कानून गिनाए जा सकते हैं इंटरनेशनल, या आपके जो आइन की प्रोविजंस हैं वो भी, जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसके अंदर हर बंदे को ये राइट है कि वो अपने दिफा के अंदर उसके इल्जाम की जो बात कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून की बहस से बालातर होकर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये मसला है क्या। मसला सिर्फ इतना है कि हम जानते हैं कि ये इंसानियत का मसला है। आपके फंडामेंटल राइट्स, आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी शहर के बशिंदे हो, आपका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, आपको बुनियादी इंसानी हकूक देने पड़ते हैं। आप जितने भी कवानीन उठाकर उनको डिस्कस करेंगे, बात उसका निचोड़ एक ही निकलेगा कि भाई इंसानी हकूक जो है उसकी पामाली ना हो। अब इंसानी हकूक क्या है कि इंसान को जब इल्जाम लगे तो अपना लॉयर कर सके, वकील उसका सफाई, जो ठीक है, वकील सफाई कर सके, इसके अलावा उसकी मुलाकात अपने घर वालों से हो सके, वो बात कर सके, वो बता सके कि भाई उसके ऊपर जो एलिगेशन है उसके अंदर कितनी सदाकत है या उसका क्या मौकफ। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इसके अंदर हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी कुताही इसके अंदर होती है, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है कि प्रचार ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले आप कंसर्न अच्छा, कर ले जो मिलिट्री के हमारे दोस्त हैं या जो हमारे इदारे हैं, उनका क्या कंसर्न। वो ये कहते हैं कि जनाब ये ऐसे हीनियस क्राइम है जिसके अंदर एविडेंस की नोयत ये है कि शायद आपके जो रवायती कोर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट ना कर सके, नंबर 1। अच्छा, सेकेंडली ये डिले ज्यादा है और आप उसको उस तरह से नहीं होते आपके मुकदमा। लेकिन मैं उनकी कंसर्न को भी समझता हूँ कि वो ठीक कहते हैं कि भाई ये जो मसला है उसके अगर आप छोड़ देंगे बंदे, कल की उनकी जो है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर फिर कोई हमलावर होता है, फिर कोई प्लान करता है, तो हमने कोई डेटरेंस का एलिमेंट रखना है। ठीक ये है, बात उनकी कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब आपको, मुझे ये लगता है कि बुनियादी जो एक रास्ता है वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल तो उनका हो गया, 25 आप ना कहते रहे, हम कहते रहे,
दुनिया कहती रही कि ना करें, अमेरिका, बरतानिया, बहरहाल उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, वो उससे ज़्यादा आज जो है मिलिट्री जो है वो ट्रायल करते रहे। अगर आप जाके पीछे पढ़ेंगे, तो बहरहाल हम उनकी वजह से नहीं, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान, अपने बशिंदों, पाकिस्तान को जो है वो उसके एक लार्जर इंटरेस्ट में बात करते हैं कि ये बात इसके अंदर एक जायज़ चीज़ होनी चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट जो है, उसके अंदर अगर आपके जो ट्रायल कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, आपके दूसरे ऐसे कोर्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आप मामलात को बेहतर करेंगे, तो वहाँ पर भी सज़ाएँ हो सकती हैं। ठीक है। जहाँ पर इतराज़ ये आता है कि उनको उनको वजह मिलती है कि जनाब आप जो है हमें ना मिलने देते हैं, ना लॉयर से बात करने देते हैं। हालाँकि अगर आप इनके कानून को देखेंगे तो आईएसपीआर की भी आपको पता है कि उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उनको राइट ऑफ अपील भी है। दूसरा ये अच्छा, है वो कि जो हाँ, ये मामला बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है कि राइट टू अपील भी है। ये राइट टू अपील मिलिट्री कोर्ट में ही होगा या ये सिविल अदालत में भी हो सकता है? नहीं, देखिए जो अभी है कानून के मुताबिक वो तो ज़ाहिर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ मामलात के अंदर आप जो है वो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको आज ही पकड़ के बिल्कुल जो है वो सज़ा उनको दे दी कि उनके पास राइट्स हैं। मैं आपको बात करूँ कि आपके जो आम कोर्ट्स हैं उसके अंदर लोगों की सज़ाएँ पेंडिंग पड़ी हैं। हाई कोर्ट के अंदर बेशुमार इस तरह के मुकदमात हैं। आज हम अपील फाइल करते हैं, उसकी बारी जो है 2 या 3 साल के बाद आती है। तो वो भी आपको कोर्ट्स बेहतर करने की ज़रूरत है। और ठीक फिर है। अगर आपको कोर्ट्स आपके बेहतर हो तो आर्मी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसके अंदर, वो कह सकते हैं कि आप इसका ट्रायल करें। एक आम शहरी को भी ट्रस्ट नहीं है आम कोर्ट के ऊपर, उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल रेटिंग बहुत इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हुँ। बहुत काम करने की ज़रूरत है। जजेस दिन-रात लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है जिसके अंदर हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आइंदा के कोई भी वाक़यात हों तो आप मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के आप जो आप आपकी फ़ौजी अदालतें हैं उसके अंदर आप उनके ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक ये है। कदम जो है उसको उठा देते हैं। ठीक है, बट साहब आपने जी। बहुत तफ़सील से आपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं। क्विकली मैं बस आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, कहीं इस किस्म के जो एतराज़ात लग रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से या यूरोपीय यूनियन की जानिब से, पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक है शायद या हो सकता है। उस एंगल के हवाले से अगर हम आपसे बात करें तो क्विकली मुझे बताइएगा कि कोई ख़तरा है पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को या कोई असर हो सकता है, उस पर पड़ सकता है? देखिए, अगर तो आज जो एविडेंस आया है 25 लोगों को कल या परसों जो सज़ाएँ हुई हैं, उसको अभी थोड़ा-सा स्क्रूटनाइज़ करना पड़ेगा। जब ये अपील में जाएँगे, हो सकता है कोई 4-5 लोग जिनकी कम सज़ाएँ हैं या जिनके अंदर डाउट क्रिएट हो रहा है, बेनिफिट उनको मिल जाए और अपील के अंदर वो 4-5 लोग छूट जाएँ। इस तरह से फिर हाई कोर्ट में जाएँ, फिर 4-5 छूट जाएँ। तो अगर आपका मामला शफ़ाफ़ियत के ऊपर रहा, ठीक तो है। फिर तो कोई कोई मसला नहीं है। जीएसपी प्लस को पॉलिटिकल ज़ाहिर है, लोग बात करते हैं, तो वो देखना चाहिए कि अपने उसको इंटरेस्ट के लिए ना करें। लेकिन अगर ये शफ़ाफ़ियत के साथ प्रोसीजर चला और पता चला कि सुप्रीम कोर्ट तक सारे बंदे बरी हो गए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था, तो फिर तो कोई उसको खतरा नहीं है। लेकिन अगर उनको राइट ना मिला लॉयर करने का, बात करने का, मिलने का, पता ना चला, हमें पता नहीं है कि लोग कहाँ पे हैं। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें ठीक हैं, है, ट्रांसपेरेंसी उनको हम मेनली हमारा बेहतर कर पॉइंट लें, है। ट्रांसपेरेंसी कर लें, कोई इतना खतरा नहीं है उसको। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद भट्ट साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी, माज़रत के साथ ज़रा देर देर से आ रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं चाह रही थी उनकी सारी हम तफसीली गुफ्तगू आपको सुनवाएं, फिर उसके बाद आपका टेक लें। कुछ चीज़ों पर मैं देख रही थी कि आपका रद्द-ए-अमल आ रहा है, आपकी नोडिंग आ रही है, तो ओवर टू यू सर। आप बताइए कि जो अब पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ात लग रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे फ़ौजी इदारे या हमारे जितने भी इदारे हैं या जो चीज़ें हम मुकद्दम रखते हैं, शुहदा की यादगारें हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको जिनके हवाले से कोई बात भी ऐसी कर लेता है तो दिल को तकलीफ़ होती है। तो जहाँ पर हम ये कहते हैं कि सज़ाएं मिलनी चाहिए उन लोगों को जो मुलविस थे, जिन्होंने ज़ाहिर है गेट तोड़े या जिन्होंने वो रास्ता खोला लोगों के लिए कि भाई आ जाओ अंदर घुसो, जीएचक्यू के अंदर घुसो या कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसो, तो ज़ाहिर है वो तो एक पहला रेला था, उनके लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए थे और सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर शफाफियत की बात आपने सुनी कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है या जो फेयर ट्रायल का एक कॉन्सेप्ट है वो होना ज़रूरी है, उसका आइडिया थोड़ा सा जब मिलिट्री कोर्ट्स की बात आती है तो वो थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कि भाई बड़ी सख्ती है और कोई वकील सफाई भी नहीं है, फैमिलीज़ मिल नहीं सक रही या फैमिलीज़ को पता नहीं है कि ये लोग कहाँ पर हैं। तो उस तासुर को मैं चाहूँगी कि अगर आप ज़ायल कर सकें और आप अगर बता सकें कि असल में हकीकत है क्या मिलिट्री कोर्ट्स की या मिलिट्री ट्रायल्स की। शफा, देखें, ओनली डिफरेंस मैं आपको पहले बताता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स में और एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स सिविल कोर्ट्स का है। मिलिट्री कोर्ट्स में एक तो पहले इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे थे। फॉर इंस्टेंस ही इज एट लिबर्टी अक्यूज के अपनी मर्जी का सफाई का वकील रख लें। अच्छा, और वो सिविल साइड से भी हो सकता है?
सिविल के ही होते हैं, मर्जी सिविल के, जिसको मर्जी रखें, ठीक है, जिसको मर्जी सफाई में गवाह पेश करें, बिल्कुल अलाउड। एक्यूज को खुद भी अपनी सफाई का पूरा हक दिया जाता है। फिर प्रोसिक्यूशन अपना वो एविडेंस लेकर आएगी, और ये कोर्ट्स को मालूम है कि ये केसेस विल गो टू हाई कोर्ट फॉर अपील। सो इसमें ऑल जो इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर अपील हाई कोर्ट्स की तरफ जा सकती है तो फिर मिलिट्री कोर्ट से किसी को सजा हुई है तो वो अपीलेबल है, यानी कि कानूनी तौर पर आप अपील में जा सकते हैं सिविलियन अदालत में ही दोबारा। देखें, ये जब एपीएस के केसेस हुए थे 2014 में, और बिल्कुल। स्पेशल नेशनल अकाउंट जो था, हमने वहाँ बनाया था एक नेशनल एक्शन प्लान, उसमें 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स अलाउ हुए थे। ऐसा ही है। जितने को सजा हुई थी उसमें 50% को पेशावर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था, और उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया था। और रद्द-ए-अमल है। ठीक है। नंबर 2 से ये डिसाइड हुआ था कि आप अपने कोर्ट्स को, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को इतना फाल करेंगे, ट्रेन करेंगे कि उसके बाद वो केसेस वहां चलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 20-20, 25-25 मुकदमे होते हैं एक जज के पास। अच्छा। अब वो एक केस सुनता है, फिर 2 महीने के बाद दूसरे केस की बारी आती है, सो 10 साल लग जाते हैं। यहाँ पर एक केस, एक कोर्ट मार्शल का प्रेसिडेंट और बोर्ड, और वो इस डे टू डे संडे के टाइम जाया नहीं करते। दिस इज द ओनली डिफरेंस, और कोई फर्क नहीं है। नंबर 2, ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, ये अमेरिका से, यूरोपियन से पूछें कि व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा, व्हाट इज हैपनिंग इन लेबनान, व्हाट इज हैपनिंग इन ये अभी सीरिया में क्या हो रहा है। तो ह्यूमन राइट्स की बात तो इनकी हमें सुननी चाहिए। और पाकिस्तान में जब एक ये टेररिस्ट को हमने सजाएं दी थी मौत की, उस पर ह्यूमन राइट्स आ गए कि इनको सजा क्यों दे रहे हैं। चाहे फौजियों को मारते जाए, सिविलियन को 50 को मार दें, सही है। उनको डेथ नहीं दे सकती। तो हमें इन चीजों में वो देखना चाहिए, कानून के तकाजे जरूर पूरे करें। ठीक है। ठीक है। सेकंड, मिलिट्री कोर्ट्स में अब आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये आए, कोर कमांडर के घर गए हैं, निशान हैदर के जो यादगारों को तबाह किया है, एमएम आलम जिनकी दुनिया में एयर अकेडमी में उनके कारनामों को बताया जाता, पढ़ाया जाता है एज ए सबक के लिए, उनके जहाजों को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। आज इनको आप सजा नहीं देते, अगर जिस तरह लेट कर दिया। तो अगर ये पहले किया होता तो ये 24 और 26 नवंबर भी ना होता, लोगों को डर होता कि आइंदा हमने नहीं जाना। सेकंड ये कि अब इनको सजा हो गई। अब तो इन जिन्होंने प्लानिंग की है, एग्जीक्यूशन जिनका हर रिकॉर्ड मौजूद है कि आपने कैसे करना है, अगर बानी पीटीए अरेस्ट हो जाते हैं तो क्या रिदम लाना है, कैसे जाना है, किस जगह पे जाना है, किस किस की ड्यूटियां लगी, एक एक चीज मौजूद है। स्टिल आई से कि देन बात यह है कि मिलिट्री में कितना डेंजरस था अगर उस वक्त फौज और अवाम आपस में कहीं खुदा न खासा फायरिंग कर देते, और फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती। ठीक है। ये तो पेशा वराना तरीके से फौज को विथड्रॉ किया कि इनका क्लैश ना हो। वो बिल्कुल सही, वो आपका पॉइंट है कि वो एक ऐसा बड़ा सेंसिटिव एक मौका था कि जिस पर ये अवाम और फौज अगर हमारी आमने सामने हो जाती तो बड़ी एक ट्रस्ट डेफिसिट का एलिमेंट हो, या चाहे वो एक जो एतबार है या जो एक मान है कि भाई फौजी आप अपने आदमी पर फायर नहीं कर सकता, तो वो वाली चीज़ ज़रूर डैमेज होती। तो आपको भी लगता है कि अगर वो आ जाते और बैठे रहते तो बैठे रहने देते, फायर खुलना या फायर होना या गोली का चलना वो चीज़ ठीक नहीं थी? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, उस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जब वहां पर ऐसी जगह पर आ जाए, आगे सेंसिटिव एरियाज हैं सारे, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं तो आपको यू हैव टू स्टॉप इट। और उसके बाद फिर ये आपने हासिल वसूल क्या किया, सवाए अपनी 12 बॉडी चलो, आपने जो नुकसान, जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आपके कितने लोग अरेस्ट हैं, उनको कौन छुड़वाने वाला है, मुझे बताइए। कितने उनके घरों में पता नहीं क्या गरीब लोग हैं, ना वो वकील कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। आपने हासिल वसूल क्या किया है। फिर आपको सियासी पार्टी है, सियासी तरीके से काम करें ना, आप असम्बली को फॉल करें, वहाँ नुक्ता नज़र लेके जाएं, 47 फॉर्म में आप केसेस अपने करें, एंड देन डू ऑल लीगल मीन्स। हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब ने, जो कि मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से पेश होते हैं और डिफेंस करते हैं उन मुल्जिमान का कि जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी वालेकुम सर, क्विकली आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि प्रोसीजर के हवाले से बात हो रही है, जो एतराज़ात भी पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो भी इस हवाले से हैं कि भाई शफाफियत नहीं है। तो आप बताइए, क्योंकि आप वहाँ पर डिफेंस करते हैं मुल्जिमान का, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं एक और इसका एंगल है वो पहले बताना चाहूंगा। जी जी। इस वक्त यूएस, अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो क्रिटिसाइज हम पर कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल उनसे ये है कि खान साहब के दौर में 29 सिविलियंस का ट्रायल हुआ, 29 सिविलियंस का, जिनमें को सजा मौत दी गई।
उन 3 को काउंसिल की भी इजाजत नहीं दी गई। दे वर नॉट अलाउड टू हैव अ काउंसिल ऑफ देयर ओन चॉइस। हालांकि मिलिट्री कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो काउंसिल मिलता है। ठीक है। अब इनके जो ट्रायल में तो इनको अथॉराइज था अपना वकील लेकर जाते, कुछ लोग लेकर भी गए, लेकिन वो खान साहब के दौर में 29 ट्रायल हुए। खान साहब ने बकायदा मिलिट्री कोर्ट के फदाइल बयान किए कि उसमें बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है, बाहर गवाह नहीं आते, वहां गवाह भी आते हैं, फैसले जल्दी होते हैं। उस वक्त ह्यूमन राइट कोई वायलेट नहीं हुई, ना यूएनओ को आंख खुली, ना अमेरिका की आंख खुली। अब उनकी आंख खुल गई है कि जी 25 बंदों को सजाएं हो गई हैं। पहली बात यह है कि देयर शुड बी इक्वलिटी विद ऑल। हमने उस वक्त भी आवाज रेज की कि आप ट्रायल ना करें, ट्रायल ऑफ सिविलियन शुड बी इन द सिविल कोर्ट्स। ठीक है। खान साहब हमारी बात भी नहीं सुनी। मैं खुद खान साहब से मिला, इवन यहां तक कि लतीफ आफरीदी साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खान साहब को खत लिखा। एक जर्नलिस्ट थे इदरीस खटक, जिनको अगवा किया गया, उनका भी ट्रायल कर दिया गया, 10 साल सजा हुई। उन्होंने कहा ये आप खान साहब क्या कर रहे हैं? मेरा कहने का मकसद है ये जो डायकॉटमी हमारे लीडर जो हैं, जब हेल्म ऑफ अफेयर पे होते हैं, जब एक पेज पे होते हैं, फिर जो मर्जी फौज करती रहे, दे आर विद देम। किसी वर्ल्ड की किसी एजेंसी ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, ना यूएनओ, ना अमेरिका, ना कुछ। अब जिनको ये 25 लोग थे, इनको सजाएं सुनाएगी, हमें अफसोस है इनका। ठीक है। लेकिन और बल्कि मैं आवाम से भी ये चाहूंगा कि ये वो 25 लोग हैं जो बेचारे स्टूडेंट थे, जिनको वर्गला के लाया गया जी हकीकी आजादी होगी, हमला कर दो तो मुल्क आजाद हो जाएगा। इनमें किसी एमएनए का बेटा नहीं है, किसी एमपीए का बेटा नहीं है, किसी सेनेटर का बेटा नहीं है, पीटीआई के किसी लीडर का बेटा नहीं है। तो क्या अवाम को झोंकने के लिए रह गए कि आप अवाम को नारे लगाएं, अवाम को बताएं? अगर खान साहब 3.5 साल इक़्तिदार में नहीं रहे होते तो हम भी इनके साथ खड़े होते कि जो वाकई यार हकीकी आजादी ले आएंगे। हम हकीकी आजादी देखी है 3.5 साल। ठीक है, आपका पॉइंट। कैसे लोगों को अगवा किया गया, कैसे लोगों के ट्रायल किए गए। मैं खुद इनके दौर में अगवा हुआ, व्हाट टू टॉक ऑफ अदर्स, मुझे जाती तौर पे भी जानते थे। तो बात दरअसल ये है कि देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ इन द आप क्यों अगवा हुए थे सर? मैंने भी इन्होंने, क्योंकि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बुक पेश की कि जनाब हमारी किताब में तो एक्सटेंशन का लफ्ज भी नहीं है। तो उस फैसले के बाद आई वाज आल्सो अबडक्टेड फ्रॉम माय रेजिडेंस और मैं 37 डेज में लापता रहा। हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि इनकी अरेस्ट गैर कानूनी है, तो फिर मुझे रिहाई नसीब हुई। ठीक है, बात ये है, ठीक है, कि सही है। खान साहब के दौर में सारी अच्छा, अब ये चीजें होती बताइए कि हमारे तकरीबन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी और आप भी, आपने तो खैर वकील सफाई के तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को रिप्रेजेंट भी किया है, और हारिस नवाज साहब भी ये कह रहे हैं कि वकील सफाई भी वहाँ पर होता है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंधेरे कमरे में जो है वो ट्रायल हो रहा हो और किसी को कुछ पता ना चल रहा हो। तो फिर इतना वावेला क्यों है? अगर हर किस्म की ट्रांसपेरेंसी भी दी जा रही है, हर रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है, तो फिर इतना मसला क्या है जो यूरोपीय यूनियन जैसे या अमेरिका या बरतानिया जैसे जो जीरक जमहूरियतें हैं उनको समझ में नहीं आ रही? आप ये देखें ना, इससे बड़ा मुनाफकत कौन सी है कि ये एक एजेंडा है। हम नहीं कहते कि फलस्तीन पे आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं, हम तो अपने मुल्क की बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में 29 लोगों का ट्रायल हुआ। क्या यूरोपीय यूनियन को नहीं पता था? पाकिस्तान का कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जब हुए तो मैंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक एवरी मीडिया हाउस हैज प्रोवाइडेड कवरेज टू मी। उनको पता है, उन्होंने कोई आवाज ही नहीं उठाई। उन्होंने कहा ठीक है जी। आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ज़रा ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाने दें। अब ब्रिगेडियर साहब, एक इसका सियासी पहलू भी है। हमने लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ तो आपके साथ बात कर ली और आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि होते हैं, राइट्स होते हैं लोगों के इस मिलिट्री कोर्ट से या मिलिट्री ट्रायल्स में भी। अब जो सियासी आंसर है इस सारी सिचुएशन का, कि जाहिर है बाहर वाले शायद इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो ये देख रहे हैं या वो ये सुन रहे हैं कि भाई इमरान खान जेल में कैद है पिछले 15 माह से, और उनके लोग हैं या वो एहतजाज करते हैं तो उनको एहतजाज नहीं करने दिया जाता। दूसरी तरफ हुकूमत उनके साथ टॉक्स में है, बैठ रही है पीटीआई के साथ। अब ये फाइनली एक ब्रेक थ्रू तो हमें नज़र आया है कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ अल्लाह करे कि चली जाए, पाकिस्तान एक डेडलॉक से निकले। आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सिचुएशन पर कितनी ऑन बोर्ड है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, बैठे, हुकूमत भी बैठे, पीटीआई भी बैठे, हुकूमत कुछ गिव एंड टेक पीटीआई के साथ करने की पोजीशन में है या फाइनल फैसला इस्टेब्लिशमेंट का ही है? नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी दफ़ा कहा कि जी पीटीआई ने कहा जी हमने इस्टेब्लिश से बात की। उन्होंने कहा आप बिल्कुल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप है और गवर्नमेंट है, उनसे आप बात करें, मुज़ाकरात करें, वी हैव नो इशू। यही बात है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आई थिंक द गवर्नमेंट की पार्टी है, वो ज़ाहिर है कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो कि हर एक गवर्नमेंट करती है, उनसे मजाक आप डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज इनिशियली मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर स्टार्ट में 2 जनवरी को होने चाहिए। दोनों पार्टियों को अपने रिटर्न जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो लेके जाएं, वहाँ बात करें, और फर्स्ट डे पे आई थिंक मीटिंग के बाद कम से कम इतना हो कि 2-4 चीज़ें जो माइनर किसी वो एक्सेप्ट हो जाएं।
उससे ये होगा कि इट इज मोर इजी टू आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है, अब पीटीआई से कहती है जी आपने अननेसेसरी अभी आपने इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, आने तो हमारे चले किसी जगह बैठ के आप जलसा करें, वी हैव नो इशू। हम आप इसके बाद आप कहेंगे जी आप अननेसेसरी जो है आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मिलिट्री के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, जिससे मुल्क की साख को नुकसान होता है, वो नहीं करें। आप ठीक अपनी है, फॉलोइंग जो है लेकिन फॉलोइंग एक चीज और भी है ब्रिगेडियर साहब इसमें, वो ये है कि अगर मतलब जो फवाद चौधरी साहब आजकल बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती नहीं है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात आपस में बेहतर हों, क्योंकि फिर हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल होता है। देखें गवर्नमेंट तो ये तो पीटी गवर्नमेंट से तो एस्टैब्लिश से बात हो ही नहीं रही, इट इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि हो सके, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करें, और फिर उसके बाद पीटीए भी ये कहे जी ठीक है जी हमें हमारे आप जो वो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके कुछ प्रिजनर्स को जो माइनर केसेस में हमको रिलीफ उनको दे देते हैं। हम प्रोवोकेटिव लैंग्वेज दोनों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो वही कह रही जो हूँ ना सर कि जब इस किस्म की कोई सीबीएम्स होंगे तो उसके बाद पीटीआई भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करेंगी, दोनों साइड्स जो हैं, हुकूमत भी थोड़ा काम डाउन होगी, तो मामलात जब बेहतरी की तरफ जाएंगे तो फिर पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई ना कोई एंगेजमेंट होगी। वैसे तो पीटीआई के लीडरान कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। देखें पीटीए गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो उन्होंने कुछ कर रहे हैं तो वो डिलीवर करें। अच्छा। ठीक है, प्राइस सस्ती करें, डीजल पेट्रोल सस्ता करें, आप इंडस्ट्री को बिजली सस्ती दें, आप डेवलपमेंट फंड रोक के डेवलपमेंट के अवाम को रिलीफ दें जो अननेसेसरी आपने दिए हुए हैं। ये चीजें करें, महंगाई को कम करें, कमोडिटी आइटम सस्ती करें, अवाम को खुशहाल देखें। सही है, ठीक है, गवर्नमेंट हाँ। की अप्रोच ये होनी चाहिए कि अवाम को कर दें कि वो पीटी से खुद ब खुद दूर हों और आपकी तरफ देखना चाहिए, डेवलप कॉन्फिडेंस। ये गवर्नमेंट का काम होता है, और फिर मुल्क में पॉलिटिकल हालात को ठीक करें, नॉर्मलाइज करें, और ऑपोजिशन काम है कि आप असेंबली को फॉल करें, आप उसके बाद हुकूमत के खिलाफ बोलना बंद करें, आप पाकिस्तान की बहुत नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करें, आप फॉरेन मीडिया में ट्रोलिंग जो कर रही है वो पीटीआई कर रही है उसको बंद करें। नाजरीन, और अब प्रोग्राम में जिक्र पाड़ा चिनार में रास्तों की तवील बंदिश के बायस वहाँ बिगड़ती इंसानी सूरत हाल का और वहाँ से आने वाली तशवीशनाक खबरों का। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 75 रोज़ से जायद मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी और फायरिंग के तबादले में 130 हलाकतों के बायस पाड़ा चिनार के पेशावर आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बदस्तूर बंद हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से पाड़ा चिनार में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। ये शदीद से शदीद तर होती जा रही है, जिसकी वजह से 50 से ज़ायद बच्चों की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं। मकामी डॉक्टर्स के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकत की एक अहम वजह मेडिकल ऑक्सीजन और गर्म रखने के तिब्बी साजो सामान का मौजूद ना होना भी है। ख़राब सूरत हाल के बायस ज़िला कुरम में एयर एम्बुलेंसेज के ज़रिए बीमार मकामी अफराद को रेस्क्यू करना पड़ा और अब तक 45 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको इंतहाई तशवीशनाक हालत में इन एयर एम्बुलेंसेज के ज़रिए दीगर इलाकों में मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल्स में। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में कुरम की सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए अब तक कई जिरगे हो चुके हैं जिनका कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आ सका, जबकि इलाके में अमन कायम करने के और पाड़ा चिनार हाईवे को महफूज बनाने के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से एक खुसूसी फोर्स तश्कील दिए जाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 400 के करीब एहलकार भर्ती किए जाएंगे। पाड़ा चिनार की सिक्योरिटी सूरत हाल कितनी ख़राब हो चुकी है और वहाँ इंसानी बहरान कितना संगीन हो चुका है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो ख़ुद भी वहाँ गए हैं। हमें ईदी फाउंडेशन की तरफ से पाड़ा चिनार में फलाही काम करने वाले साद ईदी भी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। सबसे पहले तो साद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। आप वहाँ पर इस वक्त पाड़ा चिनार में इमरजेंसी सहूलियात की फराहमी के अमल को खुद निगरानी कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, तो इस वक्त आप बता सकते हैं अद्वियात ना मिलने के बायस बच्चों की हलाकत का नंबर कितना ऊपर चला गया है और सूरत हाल किस हद तक सीरियस है वहाँ पर? मैडम, इसमें सारी हलाकतें जो है वो अद्वियात की वजह से नहीं है, कुछ मेल न्यूट्रिशन की वजह से है, कुछ जो है वो मुख्तलिफ बीमारी की वजह से है। क्योंकि पाड़ा चिनार से पेशावर का रास्ता बना है, तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो पेशावर में है, इस वजह से बच्चों का इलाज ना होना, बीमारियां जो है वो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, तो इस वजह से भी हलाकतें हुई हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे राशन की अब किल्लत होना शुरू हो गई है और ये हलाकतों का फिगर तो बहुत है जो आने वाले वक्तों में मैं देख रहा हूँ इस चीज को। अगर राशन की बहाली नहीं हुई यहाँ पे तो हजारों की तादाद में लोग मर सकते हैं।
ठीक है, यानी कि साथ आप जो बता रहे हैं कि क्राइसिस अब सिर्फ मेडिकल नहीं है बल्कि फूड क्राइसिस भी है। ये बता सकते हैं कि कितने बच्चे और बालिग अफराद ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर हंगामी इमदाद की ज़रूरत है और उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया? आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं? आपने जो कहा 45 नहीं, ये 45 4 दिन पहले का फिगर है। अब तक हम कुछ 70 के करीब लोग शिफ्ट कर चुके हैं, जिसमें सीरियस बच्चे, सीरियस बुजुर्ग। आज हमने जो शिफ्ट की खातून, उस खातून को जो है वो 2 गोलियां लगी हुई थी, वो अब भी पारा चिनार में मौजूद थी। अच्छा। तो इसमें कई ऐसे मरीज हैं जिनको अभी हमने शिफ्ट करना है, और एक एयर एम्बुलेंस से मैं पूरे पारा चिनार के मरीजों को शिफ्ट नहीं कर सकता। एयर एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर इस चीज का हल बिल्कुल नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि रोड खुलवाए, रोड की रवानगी हो, वहाँ से राशन आए, खाना आए, दवाइयाँ आए, क्योंकि जो रोड से ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है वो बाय एयर नहीं हो सकती। 5-6 लाख की आबादी है, इसमें मैं 2-4 सीटर को कितना टाइम चलाऊंगा? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे मेरा साथ साहब आखिरी सवाल है कि रोड्स तो अभी बंद हैं और वो खुलते खुलते जाहिर है हम ख्वाहिश तो ये कर सकते हैं कि फौरी तौर पर खुल जाएं, लेकिन ये है कि खुलते खुलते हो सकता है टाइम लगे। तो क्या सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, या आप जो हंगामी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर कर रहे हैं उससे कुछ बेहतरी का कुछ फ़र्क पड़ सकता है? मैडम बिल्कुल खराब हो सकती है। हम तकरीबन 8-9 दिनों से यहाँ पे हूँ, और अब जो है मतलब जहाँ ठहरा हुआ हूँ वहाँ पे मुझे एक बंदा रोज 3-4 दिन से नाश्ता दे रहा था, सारी टीम को नाश्ता दे रहे थे। उसके अलावा जो है हुआ ये, उन्होंने आखिर में माजरत किया, बोला कि यार मेरे घर में राशन खत्म होता जाता है, तो अब जो है वो कोई और राशन दे रहा है। तो मैडम यहाँ पे खाने का बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बन सकता है चिनार में। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साद ईदी नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ पे हैं इस वक्त, और वो बता रहे थे कि उनको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, और हम इस इशू को फॉलो अप करते रहेंगे, इसको हम भूलेंगे नहीं। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ में आऊँगी, आपकी क्या इतलात हैं? और रास्तों की बंदिश के हवाले से हो गई बात, या पाड़ा चिनार में इस वक्त बहरान आपकी नज़र में, आपकी इतलात के मुताबिक कितना संगीन है? ठीक है, वो मेडिकल क्राइसिस या राशन का क्राइसिस तो है, लेकिन जो अमन व अमान की सूरत हाल है, जो हमने एक देखा था कि लड़ाई हो रही थी और लोगों की हलाकतें होनी थी, उसकी क्या सिचुएशन है? शिफा, चीज़ें उस तरह तो नहीं है जिस तरह पहले थी, लेकिन उसने जिन क्राइसिस को जन्म दिया है वो भी ख़त्म ना होने का नाम जो है वो ले रही हैं। परसों भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 लोग जो है वो मुतहारिब जो कबीले थे और जो फिर गवारियत पे बेस्ड है ऑब्वियसली वो सारा मसला, उनको जो है वो कत्ल का आज पाड़ा चिनार उनकी बॉडीज जो है वो पहुंचाई गई और वो जो है उसका जनाजा किया गया। इसके अलावा वहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी शुरू है। मुझे तो 2010 का वो टाइम याद आ गया, क्योंकि जो ये हाईवे थी वो तकरीबन कोई 4 साल तक बंद थी, और मुझे याद है कि मैं जब पाड़ा चिनार सिटी पहुंचा था, एंड वो हेलीकॉप्टर के जरिए था, वहाँ पर जो आटे की बोरी थी उसकी कीमत उस जमाने में कोई 13,000 रुपए तक जो है वो पहुंच गई थी। ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। तो उसे आप इमेजिन करें, क्योंकि इसको आने वाला एक ही रास्ता है जो अफगानिस्तान से है, वो भी इस टाइम पर जो खरलाची का बॉर्डर है वो बंद है, तो इन तक सामान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है। जो आप सिक्योरिटी की सिचुएशन की बात कर रही हैं और आप जिरगे की आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली जो जिरगा है वो कोई डिसीजन नहीं ले सका, बल्कि जो यहाँ के MNAs, MPAs और जो लोकल मशरान हैं, आज दोपहर को भी जब मेरी उनसे जो है वो बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब एपेक्स कमेटी ने फैसला कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब उनको जिरगे की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम कोई डिसीजन देने से कासिर हैं, जो स्टेट को जो करना है फिर वो कर लें। तो इस किस्म की इतलात वहाँ से आ रही हैं जो एक मखदूश सिचुएशन की जो है की तरफ इशारा जो है वो कर रही है। इसके अलावा ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कहना कि जिरगा जाता भी है, यानी वो हुकूमत का जिरगा है, उनके पास सिक्योरिटी के सारे ऑपरेटर्स हैं, वो खुद भी उस रोड पर सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ख़तरात जो है वो मौजूद है, वो हेलीकॉप्टर में आते जाते हैं। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि उधर की सिचुएशन एक्चुअली है क्या। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इस रोड की लंबाई जो है वो तकरीबन कोई 61 किलोमीटर बनती है। ये हम 2024 में रह रहे हैं, अभी तक हम उस रोड को सिक्योर नहीं कर सके। ठीक है, तो फिर इफ्तिखार साहब आपकी बात से तो ये समझ में आ रहा है कि जिरगा नाकाम हो गया, हुकूमत रास्ते नहीं खुलवा सकी, अभी तक जैसा मसला 75 दिन पहले शुरू हुआ था वो आज भी तकरीबन जूं का तू ही है। ठीक है, उस वक्त लड़ाई ज़्यादा संगीन थी, ज़्यादा जिसको हम कहेंगे कि ज़्यादा इंटेंस थी, अब वो शायद इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर इंसानी अलमिया या इंसानी जानों का या राशन का बहरान तो
मौजूद है। तो अब फिर ये मसला हल किस तरह से होगा? हुकूमत को क्या करना चाहिए इसके हवाले से? जब आप ये कहते हैं कि वो खुद भी हेलीकॉप्टर में जाते हैं, हालांकि हुकूमत के पास सारा स्टेट अपरेटस होता है, वो अपनी सिक्योरिटी में जा आ सकती है, अगर वो भी नहीं पहुंच सक रही तो फिर तो क्राइसिस बड़ा सीरियस है। जब इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है और दोनों तरफ से जो है वो अमवात हुई है, ये नहीं कि कोई एक साइड से हुई, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी उसमें शहादतें हुई जी, ये कहना जरूरी है कि जो इन हालात के अंदर जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं कि जस्टिस हो, यानी इंसाफ जो है वो उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे 130 अफराद का मरना ये कोई मामूली बात नहीं है और स्टेट जो है वो इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, बल्कि वो उसको किसी तरीके से कवर अप करने के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो इस इशू के दो फिरकों के दरमियान में फंस कर जो है कोई डिसीजन जो है वो करे, और वो एनालिसिस पैरालिसिस में जो है वो लग गए हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। दूसरी बात ये कि सिविल और जो इंतजामिया है वो आपस में फुटबॉल की तरह इशू को एक दूसरे की तरफ जो है वो खींचते रहते हैं। कोई कहते हैं सिक्योरिटी का इशू है, कोई कहता है जमीन का इशू है। ये सारे इश्यूज मिलकर जो है वो कॉन्ग्रीगेट होकर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इवन जो डी वेपनाइजेशन की बात की कि आप 1 फरवरी तक जो है वो दे दें और बंकर्स खत्म कर दें, तो जिरगा अभी तक उस पर राजी नहीं हुआ। उन्होंने टाइम मांगा है कि हम इस पे बात करेंगे, और वो इस वजह से राजी नहीं हुआ कि जो इतलाआत आ रही हैं दोनों साइड से उसमें मजीद जंग की तरफ लोग जो है वो जा रहे हैं, और कोई अपना भी नहीं देना चाहता, ना बंकर खत्म करना चाहता है। लिहाजा इसलिए जिरगा जो है वो सस्पेंडेड है और उसने अभी तक कोई रिप्लाई जो है वो हुकूमत की बात का नहीं दिया। जिन फोर्सेस की आप बात कर रही हैं, अब से तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले जो है इसकी रिक्वेजिशन की गई थी, बल्कि पहले रिक्वेजिशन इस बात की आई थी कि रेगुलर मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय कर दें इस रूट के ऊपर। फिर ये फैसला किया गया कि 450 जो है वो एक्स सर्विसमैन हायर कर लें, लेकिन अभी तक उसमें कोई हायरिंग नहीं हुई, अभी तक उस पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं। तो सिचुएशन जो है वो मजीद खराबी की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि उसकी हायरिंग में भी जाहिर है वक्त लगेगा, वो वक्त लग रहा है, और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इफ्तिखार फिरदौस नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल खुद भी विजिट करके आए हैं, खुद भी इन्होंने भी देखी है। और साद ईदी साहब ने जो हमें बताया कि ये क्राइसिस सिर्फ फूड तक महदूद नहीं, मेडिकल तक महदूद नहीं है, बल्कि ये राशन का भी मसला है। लोगों को खाने पीने को वहाँ पर अशियाए खुर्दनोश नहीं पहुँच रही हैं। इफ्तिखार फिरदौस ने हमें ये बताया कि जो जिरगा था उसकी भी कोई ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आ रही। लोग तो डी वेपनाइजेशन के हवाले से भी ज़्यादा कोई मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, तो फिर इस पर उन्होंने सोचने का वक्त मांगा। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन का क्या हल निकलता है। फिलहाल क्राइसिस जूं का तू मौजूद है, अल्लाह करे कि वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो और हमारे लोगों को मज़ीद सफ़र ना करना पड़े। इसको फॉलो अप करते रहेंगे नाजरीन। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।